ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे परागण के बारे में, परागण के प्रकार के बारे में और परागकण की संरचना के बारे में। परागण क्या होता है ये समझिए। परागण, परागण मतलब होता है पराग कणों का ट्रांसफर, पराग कणों का ट्रांसफर बोल सकते हो या स्थानांतरण। ट्रांसफर या स्थानांतरण। परागकणों का स्थानांतरण कहाँ पर होगा? तो पुष्प के मादा जननांग वर्तिकाग्र पर। काग्र पर। इस प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। परागण की क्रिया कहते हैं, जिसमें क्या होगा, परागकण स्थानांतरित होकर के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तब यह क्रिया क्या कहलाती है? परागण की क्रिया कहलाती है। परागण दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है तुम्हारा स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण, स्वपरागण उसे कहेंगे जिसमें स्व यानी क्या होता है? अपना, अपने में ही होना। ठीक है। स्वपरागण मतलब एक ही पुष्प, मान लीजिए ये पुष्प है, ये पुष्प है, ठीक है। पुष्प में इसे क्या कहा जाता है? उमंग। इसे बोला जाता है जायांग। जायांग का ये भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। और ये भाग कहलाता है पुकेसर। ठीक है। पुकेसर में लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी पाई जाती है जिसमें परागकण मौजूद होते हैं। परागकण मौजूद होते हैं। तो स्वपरागण किसको कहा जाएगा? जब एक ही पुष्प के परागकोश में स्थित परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। ठीक है। स्वपरागण किसको बोलेंगे? एक ही पुष्प के परागकोश में स्थित परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। ठीक है। यह एक ही पुष्प में होती है। ठीक है। एक पौधा है, ठीक है, इस पर कोई पुष्प है, तो स्वपरागण किसको बोलेंगे? इसी पुष्प में वर्तिकाग्र भी पाया जाएगा और पुकेसर पाए जाएंगे, जिसमें परागकोश रहेगा। परागकोश में क्या रहेंगे? परागकण रहेंगे और वह वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होगा। ये कहलाएगा आपका स्वपरागण। परपरागण क्या होता है? यहाँ दिख रहा होगा। स्वपरागण के लिए क्या है? एक पुष्प है, पुष्प पर ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये उमंग का है। उमंग में परागकोश उपस्थित है, परागकोश में परागकण दिखाई दे रहा होगा, परागकण वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यह क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण।
ठीक है। पर परागण दूसरा, परागण की या परागण की दूसरी विधि जिसे पर परागण कहा जाता है। इसमें क्या होगा, दो अलग अलग पुष्पों में परागण की क्रिया होगी। दो अलग अलग पुष्पों में जब परागकण, एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब ट्रांसफर होता है तब इस क्रिया को बोला जाता है पर परागण। ठीक है। या एक ही पुष्प, मान लीजिए एक पौधा है, इस पौधे में, ठीक है, देखिए एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको बताता हूँ पर परागण कैसे होता है। पर परागण, ठीक है, इस पर कोई पुष्प पाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ कोई पुष्प है, ठीक है, अरे इसको ग्रीन कलर में बना देते हैं, ठीक है। देखो पुष्प है तो पुष्प में नर जननंग यानी कि केसर पाया जाएगा और मादा जननंग यानी कि वर्तिकाग्र भी इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वर्तिकाग्र, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो देखो पौधा एक ही हो सकता है, लेकिन दो अलग अलग पुष्पों में जब परागण होगा तो इस क्रिया को हम पर परागण कहेंगे। ठीक है, अर्थात यह एक पुष्प है और यह एक पुष्प है, ठीक है, दोनों पुष्पों में उसके मादा जननांग और नर जननांग पाए जाएंगे। नर जननांग में परागकणों का निर्माण होगा, जो एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकण जब दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है, पर परागण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब चित्र से देखो कि यह अलग पुष्प है, यह अलग पुष्प है, इसका जो परागकण है वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में ट्रांसफर हो रहा है तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, पर परागण कहलाएगी। ठीक, पर परागण होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो आपका मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी क्या करती है, उसको खाना चाहिए, खाना उसको कहाँ से मिलता है, पुष्प के रस को चूस करके उसको मिलता है। ठीक है, तो पुष्प पर जब वो आकर के बैठती है, एक पुष्प पर आती है तो उसके पैरों में, ठीक है, पोलन ग्रेन या फिर परागकण के कुछ कण रह जाते हैं और वह एक पुष्प से जब दूसरे पुष्प में जाती है तो उसके वर्तिकाग्र पर यह परागकण किसी भी कारणवश जो है पहुंच जाते हैं। और वो कारण क्या हो सकता है, एक तुम्हारा हो गया मधुमक्खी के कारण, जो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जा कर के परागकणों को छोड़ जाती है। दूसरा हो सकता है जब तेज हवाएं चलती हैं, हवा के कारण परागकण जो है एक पुष्प से दूसरे पुष्प में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक, चलो अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन का अर्थ होता है परागकण की संरचना, परागकण की संरचना।
ठीक है। लघु बीजाणुधानी में परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो गुच्छा दिखाई दे रहा है, यह क्या है, और इसके अंदर, ठीक है, ये परागकण है। ठीक है, परागकणों को जब देखा जाएगा, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से वो दिखाई देती हैं। ये अलग अलग आकार की हो सकती हैं। ठीक है, गोल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। ठीक है, देखो इसकी संरचना को जब हम स्टडी करते हैं, इसकी संरचना जो है हमें इस प्रकार की दिखाई देती है, जिसमें ऐसा ठीक है, इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी। ठीक है, परागकण की संरचना में सबसे बाहरी वाला जो हिस्सा होता है उसे बोला जाता है बाह्यचूल। बाह्यचूल, ठीक है, बाह्यचूल का कार्य होता है परागकण का या इसके अंदर जो जर्म सेल पाए जाते हैं, जर्मिनेटिव सेल पाए जाते हैं और वेजिटेटिव सेल पाए जाते हैं, उनकी रक्षा करना। ठीक है, अंदर पाए जाने वाले जर्मी सेल की रक्षा करना। ठीक है, बाह्यचूल के अंदर आने पर अंतःचूल दिखाई देती है। अंतःचूल जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंटाइन, और इसे बोला जाता है एक्साइन। ठीक है, ये वाला भाग इंटाइन और यह वाला भाग, सबसे बाहरी वाला भाग क्या कहलाता है आपका, एक्साइन। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये वाला भाग क्या होता है, एक्साइन, बाह्यचूल। ठीक है, बाह्यचूल में ये कांटेनुमा संरचना भी पाई जाती है, स्पाइक। ठीक है, देखो सबसे बाहरी वाला आवरण बाह्यचूल, उसके अंदर आएंगे तो अंतःचूल दिखाई देती है, और उसके अंदर कोशिका द्रव्य बिखरे हुए रहते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या रहेंगे, कोशिका द्रव्य बिखरे हुए पाए जाएंगे। और इसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। बड़ी सेल को क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव सेल, और इसमें बड़ी सेल के अंदर ही एक जर्मिनेटिव सेल यानी कि जर्म सेल भी बोला जाता है, जर्म सेल यानी कि जनन कोशिका। जनन कोशिका पाई जाती है। ठीक है, जो यह जनन कोशिका मादा कोशिकाओं से मिल करके जो है फिर निषेचन के माध्यम से बीज या भ्रूण का निर्माण करती है। ठीक है, देखो एक्साइन में छोटे छोटे जर्मपोर पाए जाते हैं, जर्मपोर। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, जर्मपोर। जर्मपोर जो निषेचन के समय ट्यूब का, पोलन ट्यूब का निर्माण करती है।
पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। अर्थात जब कोई इस प्रकार की जब संरचना होती है, ठीक है, तब जब पोलन ग्रेन इसके ऊपर आते हैं, ठीक है, जब इसके ऊपर आते हैं तब जर्मिनेटिव सेल इस फिलामेंट यानी कि वर्तिका के अंदर अपना पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, जो कहाँ से बनता है, तो जर्म पोर के माध्यम से बनता है। और ये बनेगा कैसे, तो यहाँ पर कोई सुगरी यानी कि शर्करा से बने हुए शर्करा से बना हुआ चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, रिलीज होता है, जिससे वह मिल करके एक पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। और इसी पोलन ट्यूब के माध्यम से यह परागकण यानी कि जर्म सेल अंदर आकर के जो है अंडाणु से मिलती है। ठीक है, अब देखिए संरचना में, मुख्य संरचना में बाह्य चोल, अंतःचोल, जर्म सेल और जर्मपोर आती है। इसके अलावा इसमें कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, बस इतना ही। इसको अच्छे से रिवाइज करना है जिससे परागकण की संरचना आपका कंप्लीट हो जाए। जर्मपोर का कार्य रहेगा पोलन ट्यूब का निर्माण करना, जिससे जनरेटिव सेल अंडाशय में आकर अंडाणु से मिलकर निषेचन का कार्य संपन्न करती है। ठीक है, पॉज करना।